कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही पुराने होटल को देखते हैं जिसके अंदर कुछ फ्रेंड्स अपनी हेलोवीन पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बार हेलोवीन को बहुत ही एंजॉय करना था, जिसकी वजह से सभी एक साथ बैठे अपने दोस्त को तंग करने का सोचते हैं, जिनकी टीम में कैरल नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो इस बात को सुनते ही मना कर देते क्योंकि उसे लोगों के साथ इस तरह का मजाक करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। ऊपर से ये सभी जेकब को हर साल बहुत तंग करते थे, जिनकी बातों से गुस्सा होकर कैरल भी वहाँ से उठते चली जाती है, जिसका माइक पर जरा भी असर नहीं होता और वो भी उसी टाइम काउंटर पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना खाना भी खत्म कर लिया था। जिन्हें अब इसी बीच एक आदमी अपने साथ आइलैंड पर चलने का कहता है, जिसे सुनते माइक तो हैरान ही हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये आदमी किस तरह का है, लेकिन फिर भी उसके इसरार करने पर बात मान जाते हैं क्योंकि इस बात का भी उन्हें ही फायदा था जो बिना बिल पे किए ही निकल पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम जेकब को देखते हैं जो बहुत ही खामोशी के साथ अपने घर से बाहर निकलते साइकिल लेकर चला जाता है क्योंकि वो एक शो में काम करता था जिसके बारे में इन सभी दोस्तों को भी पता नहीं था, जो आखिरकार शो के अंदर पहुंचते ही अपने सीनियर से भी मिलता है जो कि था तो एक बहुत ही छोटा बना, लेकिन उसके कारनामे आप लोगों को आकर पता चल जाएगा क्योंकि उसके अपने पास भी शो की एक पूरी टीम थी और ऊपर से अब ये सभी दोस्त भी उसे तंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें केरल रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब वो अपना इरादा पक्का बना चुके थे कि जेकब को शो के बाद तंग करेंगे। जहाँ पर बोना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहा था और इसी भी जेकब जो ही बाहर निकलता है तब ये साथी भी उस पर टूट पड़ते हैं। ये तरह तो जान चुका था कि ये अब भी मुझे हर साल की तरह मारने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वो जो ही माइक को धक्का देता है तो सभी एक साथ ही मिलकर जेकब को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, जिससे आखिर में उसकी मौत ही हो जाती है, जो केरल को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एक मासूम लड़के की जान ले ली थी, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, जिसकी वजह से अब वो उन सभी से बातें करते ही गुस्से में आकर पुलिस की तरफ निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ वो शो वाला बोना भी जेकब कई साल को देखते गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई मेरे आदमी को इस तरह मारे, जबकि मजाक तो अपनी जगह पर था। और उसी वक्त जेकब की बॉडी को अपने साथ लेकर रूम में पहुंच जाता है जो अब उसे जिंदा करने वाला था और होता भी ऐसा ही है, जो आखिर में जेकब पर बहुत ही डरावना मास्क बनाकर कुछ रिचुअल करने लगता है जिससे उसकी रूह दोबारा बॉडी में आ जाती है ताकि वो बदला ले सके। और दूसरी तरफ कैरल ने भी इस सब के बारे में पुलिस को बता दिया था कि मेरे दोस्तों ने एक मासूम लड़के की जान ले ली है, जो सुनते हैं उनके तो होश भी उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि शहर का शेरिफ कोई और नहीं बल्कि माइक का अपना ही फादर था, जो केरल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, जिसकी वजह से वो केरल से एविडेंस ढूंढने का कहता है और वो अपने बेटे का नाम भी सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि बाप का काम लोगों को बचाना था और बेटा उल्टा लोगों को मार रहा था, जिसकी वजह से सुबह होते ही बोने के पास पहुंच जाता है क्योंकि जेकब की डेड बॉडी वहीं पर ही थी। लेकिन अब उसे न दिखने पर शेरिफ बोने से इस सब के बारे में पूछने लगता है कि जेकब कहाँ गया, लेकिन वो उसे झूठ बोल देता है कि जेकब को बस कुछ मामूली सी चोटें आई थी, जिन्हें सेट करते ही मैंने उसे अपने घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया। और जेकब भी उस बात को सुनकर गाड़ी में जाते ऑफिसर को बता देता है कि जेकब मरा नहीं बल्कि उसे कुछ इंजरीज ही आई हैं, जो आखिर में तो उसके घर भी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता और ऊपर से तो शेरिफ के सामने डोर खोलने के लिए भी कोई नहीं आता, जो इस बार भी अपनी गाड़ी में बैठे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कैरल को इस बात का बहुत ही बड़ा सदमा था, जो आखिरकार अपना फोन सुनते ही नींद से जाकर अटेंड कर लेती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात नहीं करता। तभी वो जो ही विंडो से बाहर देखती है तो उसी का अपना ही बॉयफ्रेंड स्टीव ही था, जिस पर वो जेकब की मौत को लेकर बहुत गुस्सा भी होती है, लेकिन स्टीव उसे ये भी बता देता है कि जेकब अभी तक मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो ये खबर सुनकर उसके होश ही वापस आ जाते हैं, जिससे अब कुछ शॉपिंग भी करनी थी और वो इसी वजह से शॉप पर जाता ही कुछ ऑर्डर भी करने लगती है, जिसके पीछे पीछे वहीं पर माइक भी पहुंच चुका था, जिससे वो डर तो जाती है, लेकिन वो खुद भी अब केरल को खामोश रहने का कहता है क्योंकि इसने उन सभी के बारे में पुलिस को बता दिया था और ये भी कहता है कि अब वो बस खामोश ही रहे, लेकिन केरल पर उसका जरा बेसा नहीं होता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जेकब अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुका है, जो सबसे पहले नंबर ही होटल वाले का लगता है। जो बात में जाने के बाद जो ही फ्रेश होने लगता है तो उसे वहीं पर ही अपने सामने एक औरत दिखाई देती है जो उसे अपने साथ इंटीमेट होने का कह रही थी और वो खुद भी उसकी बात मानकर खुशी खुशी शुरू हो जाता है। और जो ही काम खत्म करने के बाद बाहर निकलता है तो उसके सामने भी अब जेकब पहुंच चुका था, जिसकी इस हालत को देखकर वो खुद भी बहुत डर जाता है, लेकिन मरना तो था ही, जिसे आखिर में जेकब पकड़ते बहुत बुरी तरह मार देता है और शेरिफ को भी इस बात की खबर बहुत जल्द मिल जाती है, जिससे थोड़ा बहुत जेकब पर भी शक था क्योंकि उसके पास कैंडी कॉर्न पड़ी हुई थी जो जेकब को बहुत ही पसंद थी और वो बॉडी का करता भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो खुद भी अपनी पूरी टीम लगा देता है। और इसी बारे में जानने के बाद स्टीव भी केरल को साथ लेकर वहीं पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है कि उसे किसने मारा, जो पिछली रात ही हमारे साथ था, जिस बात का पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो उसी वक्त दोनों को जाने का कहते हैं। खुद अपने साथ
साथ एक ऑफिसर लेकर जैकब के घर की तरफ निकल पड़ता है और इन सभी दोस्तों की भी आपस में बहस हो जाती है, जो समझ रहे थे कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। लेकिन माइक को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था, जो आखिरकार उन्हें अकेले छोड़ते ही गुस्से में आकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी शाम होने के बाद जो ही उनका एक दोस्त घर में अकेला था तो उसी वक्त अब जैकब उससे भी पकड़कर मारने लगता है, लेकिन इस बार तो वो उसकी स्केलेटन यानी रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है, जिसके बारे में पूछने के लिए शेरिफ भी बोने के पास पहुंच चुका था कि तुमने हमसे झूठ बोला, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर कायम था, जिससे पूछताछ के दौरान ही अब शेरिफ को दूसरे मर्डर का पता भी चल जाता है, जो उसके लिए इससे भी बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि वो दूसरा मरने वाला भी माइक का दोस्त था, जिसकी बॉडी देखकर वो खुद भी वो डर जाते हैं। और ज्यादातर शेरिफ अपने बेटे के लिए परेशान था, क्योंकि इन मर्डर से पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। घर वापस आने के बाद माइक से भी इस टॉपिक पर बात करता है, लेकिन वो अपने बाप को किसी भी चीज के बारे में नहीं बताता। और इसी के साथ अब मरने की बारी थी स्टीव और कैरल की, जो दोनों जो नहीं घर के अंदर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तो उसी वक्त उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए कैरल जो ही बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से अकेली अपने कपड़े चेंज करते स्विमिंग करने लगती है। जरा भी नहीं जानती थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि शेरिफ ने भी अब पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से सभी शहरी बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि उनकी हेलमेट मिस हो गई थी। और दूसरी तरफ जब कैरल जो ही नहाने लगती है तो अब उसके सामने भी स्टीव बहुत ही बुरी हालत में आधमरा पहुंच जाता है और बिना देखे उस पर भी जैकब हमला कर देता है और दोनों को वहीं पर एक साथ मारने के बाद सिनेमा हॉल के अंदर छोड़ जाता है, जिसके बारे में शेरिफ जरा भी नहीं जानता था, क्योंकि अब वो खुद भी जैकब के घर के अंदर पहुंच चुका था, जिन्हें किसी बहुत ही बुरी चीज की स्मेल आ रही थी। तब भी शेरिफ उसे देखने के लिए जो ही बेड के नीचे से बाहर निकलता है तो वो एक अननोन बॉडी थी, जिसका बहुत ही बुरा हाल था और शेरिफ खुद भी इसके बारे में नहीं जानता था, जिससे अब स्टीव और कैरल के मरने की खबर भी मिल चुकी थी, क्योंकि बोनो ने भी अपने सभी टीम मेंबर को बुलाकर एक बात मुकम्मल कर ली थी कि अब हम भी किसी से डर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि ये अमीर लोग हमें बहुत तंग करते हैं और हम भी अब से इन्हें बहुत टॉर्चर करेंगे, जिसके लिए सभी मान जाते हैं, जो जरा भी नहीं चाहते थे कि अब हमारे साथ कोई भी ज्यादती हो। अब चलते हैं शेरिफ की तरफ, जो किसी तरह करते आखिर में स्टीव और कैरल की लाश तक पहुंच ही जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और इस बार तो शेरिफ बहुत ही डर जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा आखिरी ही बच चुका था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए माइक को फोन पर इस सब के बारे में बता देता है कि तुम्हारे सभी दोस्त मारे जा चुके हैं, इसलिए घर से बाहर ना निकलना। लेकिन वो भी बात मानने वालों में से नहीं था, जो इस सब के बाद गुस्से में आते ही घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे बोने के पास पहुंच जाता है, जिससे वो बातें करने ही लगता है कि उसी वक्त बोने का एक आदमी माइक के सामने आकर उसे बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद बहुत ही बुरी तरह चेयर के साथ बंधा हुआ था और बोना अपने शो में मसरूफ था, जिसका फायदा उठाकर फादर अब उससे ढूंढने के लिए बोने के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन वो उन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बताता। और इस वक्त पीछे से एक और आदमी आते शेरिफ को भी मार देता है, जिसकी बॉडी से वो सारे अलग करते ही माइक के सामने पहुंच जाते हैं, जो पहले तो गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब मेरा फादर मदद करने के लिए पहुंच चुका है, लेकिन उसी वक्त अपने फादर का सर गाड़ी के ऊपर लटका देखते ही बहुत जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अब मैं भी नहीं बचने वाला, जिससे उस वक्त जैकब सामने से आते ही मार मार कर दोनों हाथ ही अलग कर देता है, जिसे टॉर्चर करने के लिए वो उसके सभी दांत भी निकाल लेता है, क्योंकि इन लोगों ने भी उसके साथ बहुत बुरा काम किया था और अब उसने भी इन सभी को मारकर अपना बदला ले लिया था। जिसके बाद वो बोने से कैंडीज लेते ही वहां से चला जाता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद थी। जिसके बाद हमारा सीन भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर बोनो जैकब के दौरान एक लड़की को बेच रहा था कि इससे आत्मा का असर नहीं होता, जो इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि वो अब था भी एक और शहर में। लेकिन बोने के कहने पर बात मान जाती है कि इसके पास मौजूद हर चीज के पीछे एक राज है, और वो बात थी भी सच। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।